हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर हमें कहाँ कंप्लीट किया था? देखिए, हम कंसंट्रेशन टर्म पे चल रहे थे, ठीक है ना। तो वहां पर हमने बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट कर ली थी। समथिंग फाइव टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म के हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने मोलरिटी सीखा है, लास्ट लेक्चर में मोलरिटी सीखा है, मोलेलिटी सीखा है, और क्या सीखा हमने रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलेलिटी सीखा है। ठीक है, मैंने जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं मोलेरिटी और मोलेलिटी कंसेप्ट के ऊपर वो सारे आपको सिखा दिए हैं। आज हम लेक्चर में आगे मूव करेंगे चैप्टर में, और आज हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी अच्छे से आपको आनी चाहिए। दो कंसंट्रेशन टर्म और लास्ट है वो खत्म हो जाए, फिर मैं आपको कुछ एप्लीकेशन सिखाऊंगा मोलेरिटी के ऊपर। वेराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं मोलेरिटी के ऊपर, हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का फर्स्ट टॉपिक लिखिए बेटा, आज का फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा? मोल फ्रैक्शन। क्या रहेगा आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा? मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं? तो लिखिए इसके लिए, इट इज डिफाइंड फॉर, लिखिए यार, इट इज डिफाइंड फॉर अ मिक्सचर। मोल फ्रैक्शन किसके लिए पढ़ते हैं? एक मिक्सचर के लिए पढ़ते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मेरे पास एक मिक्सचर है सॉल्यूशन का, क्या है मेरे पास एक सॉल्यूशन है, तो ये आपको वेल नोन है। सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है? सॉल्वेंट। क्या ये आपको आता है? ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान से सुनना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस सॉल्यूशन के अंदर कितना फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट प्रेजेंट है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि सॉल्यूट का इस सॉल्यूशन के अंदर कितना फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट प्रेजेंट है, तो उसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखिए, फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूट का अमाउंट लेंगे। सॉल्यूट के मान लीजिए कि मैं मोल्स ले रहा हूं, ठीक है, मैं क्या ले रहा हूं? मोल्स ले रहा हूं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लूंगा मैं, और इस सॉल्यूट का किसके अंदर मैंने आपको फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट पूछा है? इस सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या करेंगे हम? सॉल्यूट के मोल्स अपॉन क्या कर देंगे? सॉल्यूशन के मोल्स कर देंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा? हमने क्या किया देखो, इससे हमें क्या मिला? मैंने आपसे ये पूछा कि सॉल्यूट का इस सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूट का इस सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सॉल्यूट का अमाउंट लोगे अपॉन सॉल्यूशन का अमाउंट ले लोगे। सॉल्यूट का कौन सा अमाउंट लिया? मैंने सॉल्यूट के मोल्स लिए। तो सॉल्यूशन के भी क्या लूंगा मैं? ऑब्वियसली बात है, क्या लूंगा मैं? मोल्स लूंगा। तो यहां पर क्या मिला मुझे? इस सॉल्यूट का इस सॉल्यूशन के अंदर क्या मिल जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट मिल जाएगा। इस फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट, ये क्या मिला? ये फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट मिला। और किसका फ्रैक्शन मिला? ये मोल्स का फ्रैक्शन मिला। इसलिए इसे आप क्या बोलते हो? मोल फ्रैक्शन बोलते हो। किसके लिए बोलते हो? इसे आप मोल फ्रैक्शन बोलते हो। किसका? सॉल्यूट का, क्योंकि हमने सॉल्यूट का कैलकुलेट किया है। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, कि सॉल्वेंट का कितना अमाउंट इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के टोटल अमाउंट में सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है, तो क्या करेंगे हम? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपन क्या कर देंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे। सही है। तो यही होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पर्टिकुलर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए। क्या यहां तक समझ में आती बात? अब आगे समझो, सॉल्यूशन के मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, सॉल्यूट के मोल्स को कैसे कैलकुलेट करोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास अपन मोलर मास कर देंगे, ठीक है। गिवन मास अपन सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमें क्या मिल जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएंगे। सॉल्यूशन के मोल्स कैसे लाओगे? ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन किससे मेड अप है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूशन के अंदर कुछ अमाउंट सॉल्यूट का भी है, कुछ अमाउंट सॉल्वेंट का भी है, मतलब कि कुछ मोल्स सॉल्यूट के भी है और कुछ मोल्स किसके हैं? सॉल्वेंट के हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अगर आपसे कोई पूछे, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन पूछे, तो आप क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बोलोगे। सही है। सॉल्यूशन के मोल्स जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं आप? टोटल मोल्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हो। तो यहां से यहां पर क्या लिख सकते हो आप? सॉल्यूशन के मोल्स क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हो, लिख सकते हैं। इसी तरह से यहां पर भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आती है? मोल फ्रैक्शन टर्म क्या होती है? हम यहां पर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन के साथ। देखिए, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं आपके लिए।
डेफिनेशन क्या बोलोगे आप यहां पर? इट इज सिंपली रेशियो ऑफ it is simply ratio of moles of component to the total moles of solution। समझ में आ रही है? जिस भी कंपोनेंट का हमें फ्रैक्शन पूछा है, अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन पूछा है, मोल्स फ्रैक्शन पूछा है, तो उस कंपोनेंट का मोल्स लो अपॉन सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर लो, हमें क्या मिल जाएगा? उसका मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? एक और चीज, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहां से समझना, हम यहां पर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट करते हैं, तो वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 1 आएगी। कितनी आएगी? 1 आएगी। ध्यान से समझिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट करते हैं तो वैल्यू किसके इक्वल होगी? हमेशा 1 के इक्वल होगी। कैसे आया? आप क्या कीजिए, यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, इसे लीजिए यहां पर पुट कीजिए और इसकी वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इट मींस किसी भी कंपोनेंट, चाहे कितने भी सॉल्यूट का कंपोनेंट प्रेजेंट हो, जैसे मैं इसको ये बोल दूं, मैं इसे ये बोल दूं XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, मैं क्या बोल देता हूं? XA प्लस XB 1 हो गया, A हो गया सॉल्यूट, B हो गया सॉल्वेंट। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि सर यहां तो आपने सॉल्यूशन के अंदर एक ही सॉल्यूट लिया, अगर एक से ज्यादा सॉल्यूट होते तो कुछ बात नहीं, आप क्या करते हैं? उसके फ्रैक्शन बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाता है? फॉर्मूला XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू क्या हो जाता? 1 हो जाता। आप चाहे कितने भी कंपोनेंट ले लो, इस सॉल्यूशन के टोटल जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सबका मोल फ्रैक्शन की जब एडिशन करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 1 आएगी। क्या यहां तक बात समझ में आती है? क्लियर है? चलिए, ये तो बात हो गई मोल फ्रैक्शन की कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब चलते हैं एक न्यूमेरिकल के ऊपर और उसके थ्रू हम समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसे सब कुछ नोट कर लेना आप, ठीक है? देखिए, मैं आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला बनता है, देखो, एक तो हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है? 1 होता है। एक क्या करते हैं हम करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट करते हैं, तब वैल्यू कितनी आएगी? तो देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? एन टोटल लिख रहा हूं मैं अभी, ठीक है? आप समझ जाना, अपॉन सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एन टोटल से तो एन टोटल गया, तो बचा क्या आपके पास? ये बचा आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या बच गया? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बच गया। इट मींस आपके मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल्स के रेशियो के इक्वल रहेगा। क्लियर होती है? ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, इन दोनों फॉर्मूला का यूज करना मैं आपको सिखाता हूं अभी, ठीक है? तो चलिए न्यूमेरिकल देता हूं मैं आपको एक एग्जांपल। आपके पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, समथिंग है ये 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना है? 0.2 है, ठीक है? ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। एक चीज याद रखना, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसके मोल जो भी होंगे और इसके मोल क्या हो जाएंगे? मोल से मोल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। सेकंड चीज, अब इस न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला है? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बोला है, कितना है? 0.2 है। और मैंने आपसे ये पूछा यहां पर कि मुझे आप मोलेलिटी बताओ। मैंने आपसे क्या पूछा? आप मोलेलिटी कैलकुलेट करके बताओ। तो बस क्या करना है हमें मोलेलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए, सॉल्व करते हैं इसे। देखो बेटा, मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें? केजी में। किसमें? केजी में। क्लियर है ना? चलो अब समझते हैं इसे। अब पहली बात तो सॉल्यूट के मोल्स चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या है? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है, मेरे पास सॉल्यूट के मोल्स नहीं है। एक और बात, सॉल्वेंट कौन होगा? तो ऑब्वियसली बात है, अगर NaOH आपके पास सॉल्यूट हो गया तो जो भी सॉल्वेंट होगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर। तो आपके पास सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर होगा। बताओ मुझे सॉल्वेंट का
मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना होगा। तो देखो सॉल्यूट कितना है 0.2, तो एक्स लिख देते हैं 0.2 प्लस एक्स भी कौन हो जाएगा आपका वाटर इज इक्वल टू कितना होता है ये 1 होता है। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा ये 0.8 आएगा। समझ में की बात। तो एक फॉर्मूला हमने यूज करना सीख लिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना हो गया हमारे पास 0.8 हो गया। क्लियर है। अब देखो सेकंड फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, अब उसका यूज करना सीखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का अगर रेशियो निकालते हैं तो किसके रेशियो को इक्वल आता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो को इक्वल आता है। तो बस देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O अगर आप करोगे तो कितना आएगा 0.2 अपॉन 0.8, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल होता है, ये रेशियो किसके इक्वल होता है, ये रेशियो इक्वल होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कौन है NaOH अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कौन है हमारे पास H2O। अभी हमें क्या मिला है, अभी हमें मिला है मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ H2O का रेशियो मिला है जो कितना है 1/4 है। ठीक है, समझो अब ध्यान से, मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना सिखाता हूं आपको। अब समझो, अब हमें यहां से क्या करना है, ये रेशियो है। ठीक है, ये क्या है रेशियो है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मोल्स ऑफ NaOH लिख के डायरेक्ट 1 कर दो आप वहां पर। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो मैं मान लेता हूं लेट मोल्स ऑफ, ध्यान से समझना मैं क्या मान रहा हूं, थोड़ा पेन चेंज करता है यहां पर कलर। मान लेता हूं कि लेट मोल्स ऑफ NaOH, NaOH के मोल्स कितने मान रहा हूं मैं, x मान रहा हूं। ध्यान से समझना, अगर मैं NaOH के मोल्स को x मान लूं तो बताओ H2O के मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ H2O कितने हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो कितना हो जाएगा। मोल्स ऑफ H2 इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 से, और ये x हो गया। ठीक है, ये वैल्यू कितनी मान ली हमने, x मान ली, तो ये कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ध्यान से समझो, मैंने NaOH के मोल्स कितने मान लिए, x मान लिए। ठीक है, और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मुझे मोल्स ऑफ H2 बताओ, तो मोल्स ऑफ H2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ H2 कितना होगा मोल्स ऑफ H2, और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू एक्स क्या होगा 4x हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ H2 किसके इक्वल आ जाएगा 4x के इक्वल आ जाएगा। सही है, तो देखो ये आया, अभी आपके पास क्या आया, मोल्स ऑफ H2 आया। अब ध्यान से समझो, मोल्स ऑफ NaOH हमने कितने मान लिए, x मान लिए, तो इसका तो लिख दो x अपॉन क्या चाहिए आपको, सॉल्वेंट का वेट चाहिए। हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट के मोल्स है। अगर सॉल्वेंट का अगर मोल्स आपके पास, देखो यहां पर ध्यान से देखो, मोल्स ऑफ अगर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो मोल्स क्या होता है, मोल क्या होता है वेट अपॉन मोलर मास होता है। और मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कर दूंगा। क्या आता है ये फॉर्मूला, मोल्स क्या होते हैं वेट अपॉन मोलर मास होता है। अगर मुझे वेट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मोल इंटू मोलर मास कर दूंगा। देखो समझाता हूं मैं इसको, इस फॉर्मूले को कैसे बनाया समझाता हूं मैं आपको। देखो मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मोलर मास होता है। मुझे वेट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मोल इंटू मोलर मास का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मोल्स ऑफ H2O इंटू मोलर मास ऑफ H2O हो गया। कितने हैं मोल्स, मोल है 4x, मोलर मास कितना होता है H2O का 18 होता है, ये कितना आ जाएगा 72x आ जाएगा। आ जाएगा किस में आया ये ग्राम में आएगा। किस में आएगा, ये ग्राम में आएगा ना, इसे केजी में कन्वर्ट करना है तो बस कर लेते हैं कन्वर्ट। 72x इंटू कितना कर दो आप 1000 कर दो, ये हो गया केजी में कन्वर्ट। बस सॉल्व कर लीजिए इसे, आपके पास यहां से जो मोलिलिटी आएगी, x से x तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना बचा, ये बन गया मोलिलिटी आपकी बच गई 1000/72। ठीक है, समझ आती है बात, इसका आप सॉल्व कर लीजिए, वही क्या होगी आपकी मोलिलिटी होगी। क्या ये चीज समझ में आती है। ठीक है, देखो क्या किया हमने, वापस समझते हैं। मैंने आपको बोला कि मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्रेजेंट है, कितना है 0.2, और मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, मोलिलिटी कैलकुलेट करनी है। अगर मोलिलिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो मोलिलिटी का फॉर्मूला हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में। क्लियर है। अब देखो पहली बात आपको क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, NaOH प्रेजेंट था, लेकिन हमारे पास मोल्स नहीं प्रेजेंट थे, तो हमें मोल्स निकालने थे। तो हमने क्या किया, पहले हमने सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू हमने निकाला। अब दोनों का अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का अगर रेशियो लेते हो तो क्या मिलता है आपको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का क्या मिलता है आपको, मोल रेशियो मिलता है। मोल रेशियो कितना आ गया 1/4 आ गया।
फिर मैंने मान लिया कि मेरे पास जो NaOH के मोल्स है, लेट मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं, x है, तो मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। सही है। आपके पास मोल्स ऑफ NaOH आ गए जो कितना है, x है। मोल्स ऑफ H2O है, हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, H2 का वेट चाहिए। तो वेट कैसे कैलकुलेट करोगे, मोल इंटू मोलर मास, जो कितना आया 72x आया। ये किस में आया, ये ग्राम में आया। कैसे आया ग्राम में, तो ध्यान से देखो, इसकी यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट थी मोल, इसकी यूनिट क्या थी, मोल। मोलर मास की क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो मोल से मोल कैंसिल, बचा कितना, ग्राम। तो ये किस में आई, ग्राम में आया। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमने 1000 से क्या गया, डिवाइड कर दिया, तो वो कितना ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये यहां पर आ गया, सारे वैल्यू हमने पुट कर ली। इसे आप सॉल्व करना है, आपको मोलिटी सॉल्व करोगे तो x x कैंसिल, कितना बचेगा 1072। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, मोललिटी आ जाएगी, जिसे आप क्या बोल सकते हो, मोलल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मोलल भी बोल सकते हो। क्या समझ में आती है बात, क्लियर है। मोलल बोलो या फिर मोल पर किलोग्राम बोलो, ठीक है, आप कोई भी यूनिट लगा सकते हो। ठीक है, आपको पता है यूनिट सारी मैं आपको मोललिटी में सिखा चुका हूं। तो ये था कंसेप्ट मोल फ्रैक्शन का, और इस मोल फ्रैक्शन की हेल्प से हम मोलिटी, मोलरिटी, इवन वेट बाय वेट, परसेंटेज, बहुत सारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप उसे सॉल्व कीजिए। और अगर आप नरेंद्र उसे सॉल्व करते हो तो वहां भी इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट मोल फ्रैक्शन का जो 6th हमारी कंसंट्रेशन टर्म है, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, ये है न्यूमेरिकल आपका। ठीक है, इसे लिख देता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 1। इसे आपको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, एक बार आप खुद सॉल्व कीजिए कैसे। इसमें अगर आप लिखना चाहो तो फर्स्ट स्टेप रहेगी आपकी ये, सेकंड स्टेप रहेगी आपकी ये आपकी थर्ड स्टेप है, देन ये आपकी फोर्थ स्टेप है, देन हियर ये आपकी फिफ्थ स्टेप है, ये आपकी सिक्स्थ, और ये आपकी सेवंथ स्टेप है। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप मैंने लिख ली है, आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। और अब मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, फिर मैं आगे मूव करता हूं। जगह देने के लिए आपको पहले से नोट करना पड़ेगा, तो मैं हट जाता हूं और जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलो आगे मूव करते हैं और हमारी 7th कंसंट्रेशन टर्म की टुवर्ड्स मूव करते हैं, जो हमारी लास्ट कंसंट्रेशन टर्म रहेगी। चलिए मूव करते हैं आगे, और हमारी लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है। देखिए, दो कंसंट्रेशन टर्म है एक साथ सिखा रहा हूं मैं आपको, एक है पीपीएम और एक है पीपीबी। क्या होता है दोनों, देखो, फर्स्ट तो होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। और सेकंड होती है पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसे आप चेक लीजिए। मिलियन का मतलब क्या होता है, मिलियन का मतलब होता है 10⁶, और बिलियन का मतलब होता है 10⁹। ठीक है, मिलियन का मतलब क्या होता है 10⁶, और बिलियन का मतलब होता है 10⁹। ये तो आपको अच्छे से आता है। बात करते हैं पहले पार्ट्स पर मिलियन की, किसकी, पीपीएम की। तो पीपीएम का मतलब होता है, देखिए ध्यान से इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्या होता है इसका मतलब, मास ऑफ सॉल्यूट are present in mass of solute are present in 10⁶ gram are present in 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। यही क्या होता है, पीपीएम होता है। मतलब कि समझो ध्यान से, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैंने ले लिया, मैंने आपको बोला कि मेरे पास 200 ग्राम सॉल्यूशन प्रेजेंट है, और इस सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वेट कितना है, 200 ग्राम है। उस 200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम क्या है, मेरे पास सॉल्यूट प्रेजेंट है। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि पर ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट कितना है,
मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पर ग्राम के लिए अगर 200 ग्राम में 5 ग्राम सॉल्यूट है तो पर ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना हो जाएगा? तो ऑब्वियसली बात है 5 ग्राम सॉल्यूट अपॉन कितना हो जाएगा? 200 ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या आ गया पर ग्राम सॉल्यूशन के लिए आ गया अमाउंट सॉल्यूट का। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि 10 टू दी पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है? 200 ग्राम के लिए इतना था, 1 ग्राम के लिए इतना हुआ, तो 10 टू दी पावर 6 के लिए कितना हो जाएगा? 5 अपॉन, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 5 अपॉन 200 इंटू 10 टू दी पावर 6 कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 200 इंटू 10 टू पावर 6। तो यही क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 10 टू दी पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कि सॉल्यूट का मास 10 टू दी पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। इसी तरह से अगर हमें पार्ट्स पर बिलियन पूछता तो हम क्या करते हैं? बस इस 6 की जगह क्या कर लेता, मैं 9 कर लेता, तो वो क्या हो जाता? पार्ट्स पर बिलियन हो जाता। देखिए अब ये बन गया आपका फॉर्मूला। और मुझे बताओ पीपीएम का फॉर्मूला क्या हो सकता है? यहां से नोटिस करो आप ध्यान से कि पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो देखो क्या होगा, ये मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना हो जाएगा बेटा? 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। यही तो क्या हमने, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो ये वैल्यू किसके लिए आ गई? पीपीएम के लिए आ गई। तो बस आ गया आपका फॉर्मूला। 10 टू द पावर 6 क्या हो जाएगा? सॉरी, पीपीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? आप पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसका यूज क्यों करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन का यूज क्यों करते हैं? क्या हुआ ऐसा? तो देखो ध्यान से, मैं समझाता हूं इसका यूज क्यों करते हैं। मैं एक थ्योरी लिखता हूं, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा रफ करता हूं और वापिस आपके लिए फॉर्मूला लिखता हूं। देखो ध्यान से, हम बात करते हैं पहले पीपीएम की। पीपीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। इसी तरह से पीपीबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर है बात? ये हो गया दोनों के लिए फॉर्मूला। अब इसका यूज क्यों करते हैं? तो लिखिए यहां पर एक नोट, और नोट कुछ इस तरह से है, टू कन्वर्ट इनसिग्निफिकेंट नंबर टू सिग्निफिकेंट we used ppm और ppb टर्म्स। ठीक है, क्या होगा बाद में समझो। इनसिग्निफिकेंट वैल्यू को सिग्निफिकेंट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन वाली टर्म यूज करते हैं। जैसे इनसिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है कि कितनी बार होता है ना कि पॉइंट करके 5-6 जीरो आ गए, फिर 1 2 3 ऐसा कुछ आ रहा है, तो वो वैल्यू क्या होगी? इतने पॉइंट के बाद 5-6 जीरो, फिर 1 2 3 कुछ वैल्यू आ रही है आपके पास। ठीक है, कुछ नंबर्स आ रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी आपके पास? इनसिग्निफिकेंट हो गई। इसको सिग्निफिकेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर पॉइंट के बाद आपके पास जैसे इस तरह से है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 और 1 2 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो कितने हो गए? पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गए। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 12 इंटू 10 टू द पावर -7 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इनसिग्निफिकेंट नंबर्स को सिग्निफिकेंट वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, इनसिग्निफिकेंट नंबर को सिग्निफिकेंट वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन जैसी टर्म को आप यूज करते हो। तो आई होप ये लास्ट टर्म थे आपके पास। ठीक है, इसका यूज भी आपके न्यूमेरिकल्स में होता है और बहुत जगह होता है। न्यूमेरिकल में एग्जामिनर हमें न्यूमेरिकल में घुमा देता है इन टर्म्स के थ्रू। ठीक है, तो ये टर्म भी हमें आना बहुत जरूरी है। चलिए अब इसे अच्छे से नोट कीजिए और फिर हम लेक्चर में आगे मूव करते हैं। और अब हम ये सीखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी क्या होती है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया आपने, तो आगे मूव करते हैं हम। देखिए
चलिए तो मूव करते हैं आगे और टॉपिक लिखिए हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी। और इसमें भी हम पहले पढ़ने वाले हैं जो टर्म, उसका नाम है मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। चलिए तो स्टार्ट करें, ध्यान से समझना। आप एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं? मोलरिटी जो टर्म है ना, उसके ऊपर आपके पास वेराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप जी एस्पिरेंट और नीट एस्पिरेंट अगर हो, अगर आपकी इच्छा है कि आप आगे चल के जी मेंस और नीट का अगर एग्जाम दो, तो यहां पर ये कंसेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है। मोलरिटी के ऊपर, मोलरिटी टर्म हर चैप्टर में कहीं ना कहीं, सारे चैप्टर जितने भी केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है 11th और 12th के, उनमें हर जगह यूज होती है। इसलिए ये टर्म आपको अच्छे से आना जरूरी है। और इसके ऊपर मैं आपको जितने भी वैरायटी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जो भी कंसेप्ट है, उन सबके फॉर्मूले बनाना भी सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। वन बाय वन मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको सिखा चुका हूं, और कुछ फॉर्मूले जो है अभी बनने वाले हैं वो मैं आपको सिखाते जा रहा हूं, ठीक है। तो साथ में बने रहिए मेरे। और हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आज का? मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अब बात करते हैं डाइल्यूशन की। ये डाइल्यूशन क्या होता है? तो देखो ध्यान से, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? वैसे तो आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा है डाइल्यूशन क्या होता है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। डाइल्यूशन का मतलब होता है टू एडिंग मोर सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट को और ज्यादा ऐड करना सॉल्यूशन के अंदर। एक सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? एक सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। जितना ज्यादा आप सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, जितना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हो, मतलब कि आप क्या कर रहे हो? उसका डाइल्यूशन कर रहे हो। अब समझिए आगे, डाइल्यूशन तो क्लियर हो गया कि क्या करोगे आप? सॉल्वेंट का अमाउंट ऐड करोगे और ज्यादा, तो उसका मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन होता है। अब समझते हैं मोलरिटी के ऊपर इसका कैसे इफेक्ट होता है। तो ध्यान से समझना, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो हमने पढ़ा है मोलरिटी को, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यही पढ़ा हमने। ध्यान से समझना, अगर आप डाइल्यूशन करते हो, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हो, तो क्या होता है? ध्यान से समझना। ऑन एडिंग more amount of solvent in a solution, so अगर आप सॉल्वेंट का अमाउंट ऐड कर रहे हो, ध्यान से समझना, अगर आप सॉल्वेंट का अमाउंट ऐड कर रहे हो, तो बताओ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज और डिक्रीज। क्या होगा बेटा? विल इंक्रीज और डिक्रीज। ऑब्वियसली बात है, अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ऐड करोगे, सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऐड करोगे। मान लीजिए कि आपके पास सॉल्यूशन था, उसके अंदर सॉल्वेंट था पहले 100 ml, ठीक है, सॉल्वेंट कितना था? 100 ml। अब आपने 500 ml और ऐड कर दिया, तो अब सॉल्वेंट का वॉल्यूम टोटल कितना हो गया? 600 हो गया ना। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी क्या होगा? उससे बड़ा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीजेस। क्या होगा? इंक्रीजेस। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी बेटा? क्या होगी? डिक्रीज होगी ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो एंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में बोल रहा हूं मोलरिटी को, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन विल डिक्रीजेस। क्या बात समझ में आती है? अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, सॉल्यूशन सॉल्वेंट का वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, सॉरी सॉल्वेंट का अमाउंट ऐड करोगे, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है, तो मोलरिटी क्या होगी? उसकी डिक्रीज होगी। अब एक और बात, ये तो क्लियर हो गया कि वॉल्यूम बढ़ाने पर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाने पर उसकी मोलरिटी, सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मुझे ये बताओ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे क्या इफेक्ट होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे सॉल्वेंट के वॉल्यूम बढ़ाने से क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कोई भी इफेक्ट नहीं होगा? तो देखो, हमने क्या ऐड किया है? हमने सॉल्वेंट ऐड किया है, ठीक है। हमने ऐड क्या है? देखो ध्यान से, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी है m1 और वॉल्यूम है v1। मैंने इसके अंदर कुछ v ml सॉल्वेंट ऐड किया है, सॉल्वेंट मान लो वाटर ऐड किया है। तो एक नेक्स्ट सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, सॉल्यूशन बी तैयार हो चुका है आपके पास, इसे ए बोल दो,
इसे बी बोल दो। सॉल्यूशन बी तैयार हो चुका है और उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, तो देखो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब कि कुछ चेंज होगी, तो ये तो हो गया M2। वॉल्यूम क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम ऐड किया आपने तो V1 में VmL जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। लेकिन 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 क्या हमने इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड किया, लेकिन क्या सॉल्यूट को ऐड किया क्या हमने, क्या हमने सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ऐड किया, क्या नहीं ऐड किया। अगर हमने सॉल्यूट का अमाउंट ही ऐड नहीं किया है तो बताओ इस पे क्या इफेक्ट होगा, क्या कुछ नहीं होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर हम आगे लिख सकते हैं, यहां से पॉइंट लिख रहा हूं मैं, on adding more amount of solvent in a solution, so volume of solution will increases and concentration will decreases, but amount of solute that will remain constant। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या यहां पे बात समझ में आ रही ना, हमने सॉल्यूशन के अंदर क्या किया है, सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट ऐड किया है। सॉल्वेंट के अमाउंट को ऐड करने से सॉल्यूट पे अमाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सॉल्यूट तो हमने ऐड ही नहीं किया है। सॉल्यूट तो जितना पहले था, पहले मान लो कि 10 मोल्स थे सॉल्यूट के, तो हमने उसके अंदर 500 ml वाटर ऐड किया, तो जो सेकंड हमारा सॉल्यूशन बना है उसके अंदर अभी भी मोल्स कितने होंगे, ऑब्वियसली बात है 10 ही होंगे, ठीक है 10 ही होंगे। तो इसलिए अगर आप किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हो तो उसके सॉल्यूट के अमाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, सॉल्यूट का अमाउंट क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को याद रखना, आपके पास हर जगह कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, ठीक है। यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, इसलिए इस लाइन को याद रखना कि कभी भी डाइल्यूशन करने पर सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं होता है। क्लियर हुई बात। अब देखिए इन दोनों को, देखिए इन दोनों सॉल्यूशन को देखिए, यहां पर बताओ मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर, बिफोर मतलब कि वाटर ऐड करने से पहले जितने थे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वाटर ऐड करने के बाद, आफ्टर क्या होंगे, सेम होंगे क्या, ऑब्वियसली बात है सेम होंगे। यहां पर जितने मोल्स थे सॉल्यूट के N1 थे, N था, मोल्स कितना था, N था, वो अभी भी यहां पे कितना है, N ही है। तो डाइल्यूशन में जितने भी मोल्स हैं वो क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। इस ए सॉल्यूशन के लिए जो मोल्स है, बी सॉल्यूशन के लिए जो मोल्स है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर इज इक्वल टू क्या रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर, लिख सकता हूं मैं। अब मुझे ये बताइए इस ए सॉल्यूशन के लिए, ए सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी क्या होगी, ए सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी क्या होगी, M1 इज इक्वल टू एन अपॉन V1 होता है, होगी मोलरिटी क्या होगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां से मैं मोल्स क्या लिख सकता हूं इस ए सॉल्यूशन के लिए, Na क्या लिख सकता हूं मैं, M1 इंटू V1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इस बी सॉल्यूशन के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, मोल्स के लिए M2 इंटू V2 लिख सकता हूं, इसे मैं NB बोल दूं, ठीक है। अब मुझे बताओ Na और NB दोनों क्या है, सेम है ना, Na और NB दोनों क्या है, मोल्स क्या है, दोनों के सेम है। तो यहां से हम इसको हटा देते हैं, Na को, A और B को हटा देते हैं, तो मोल्स M1 इंटू V1, मोल्स M2 इंटू V2, दोनों को उठाओ और यहां पर पुट कर दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये नया फॉर्मूला आपका तैयार हो गया है मोलरिटी कंसेप्ट के ऊपर, और ये फॉर्मूला गारंटी कह रहा हूं प्रैक्टिकल में यूज करोगे आप। कहां यूज करोगे, सबसे ज्यादा इसका यूज आप प्रैक्टिकल्स में करोगे, ठीक है। प्रैक्टिकल के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसकी कैलकुलेशन के सॉल्व करने के टाइम पर आप इन फॉर्मूले का यूज जरूर करोगे। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए इस फॉर्मूले को अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th और 12th दोनों के प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। ध्यान से समझो, हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होंगे, सही है, नहीं होंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर जितने हैं वही क्या रहेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर रहेंगे। स्टार्टिंग के सॉल्यूशन के लिए मोल्स क्या हो गया, M1 इंटू V1, एंडिंग के जो सॉल्यूशन है उसके लिए मोल्स क्या हो गया, M2 इंटू V2। दोनों ही मोल्स क्या है, सेम है, तो M1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 V2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करोगे, जब आप डाइल्यूशन का केस पढ़ रहे होगे, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मोलरिटी कैलकुलेट करते हो। क्या ये बात समझ में आती है। तो ये था आपका फर्स्ट कंसेप्ट मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। इसे आप अच्छे से नोट कीजिए और मुझे थोड़ी जगह दीजिए ताकि मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके और अच्छे से इस टॉपिक को समझा सकूं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए नोट कर लिया तो मूव करते हैं आगे। देखो
चलिए स्टूडेंट, तो देखो एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल समझाता हूं। देखो ध्यान से, मोलरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मान लो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट बिकम्स 10 टाइम्स इंक्रीजेस। मैं क्या बोल रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने 10 टाइम इंक्रीज कर दिया है, तो अब मोलरिटी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 10 भी हो जाएगा। सही है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैंने जो भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो मैंने 10 टाइम इंक्रीज कर दिया है। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 10 टाइम इंक्रीज कर दिया है तो बताओ मोलरिटी क्या होगी? मोलरिटी क्या होगी? ऑब्वियसली बात है, अगर ये 10 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये 10 टाइम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस मोलरिटी डिक्रीजेस 10 टाइम्स। क्या समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट? आप वॉल्यूम जितना टाइम इंक्रीज करोगे उतने ही टाइम मोलरिटी क्या होगी आपकी? डिक्रीज होगी। अगर मैं वॉल्यूम 1000 टाइम इंक्रीज कर दूं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मैं 1000 टाइम इंक्रीज कर दूं, तो बताओ मोलरिटी कितने टाइम डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली बात है, वो भी कितने टाइम डिक्रीज होगी? 1000 टाइम डिक्रीज होगी। समझ में आती है ये कंसेप्ट? ठीक है, तो चलिए, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं। तो देखो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। Calculate amount of water added calculate amount of water added amount of water added such that the concentration of 20 ml 0.2 molar HCl it becomes 0.01 मोलर। ओके, तो हमें क्या बताना है? हमारे पास एक 0.2 मोलर का HCl सॉल्यूशन है और जिसका वॉल्यूम कितना लिया हमने? 20 ml लिया है। मतलब कि आपके पास एक सॉल्यूशन है HCl का, इसकी मोलरिटी कितनी गिवन है आपको? 0.2 मोलर। ठीक है, वॉल्यूम कितना गिवन है इसका? इसका वॉल्यूम गिवन है आपके पास 20 ml। ठीक है, और हमसे ये पूछा है कि इसके अंदर हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करें, इसके अंदर हम कितना वाटर का अमाउंट ऐड करें कि हमारे पास जो सेकंड सॉल्यूशन बनेगा HCl का, जो सेकंड सॉल्यूशन बनेगा, जो लास्ट में जो सॉल्यूशन बनेगा, उसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 0.01 मोलर हो जाएगी। ठीक है, तो बस हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या था? ऑब्वियसली बात है, देखो डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इफेक्ट करेगा। ये वॉल्यूम V1 से क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मोल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मोल्स तो क्या रहेंगे? सॉल्यूट के सेम रहेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना है? 0.2। V1 कितना है? 20 ml है। ओके, वॉल्यूम ml में चलता है इसमें। ठीक है, तो कितना है? 20 ml इज इक्वल टू M2 कितना है? 0.01 इंटू क्या हो जाएगा? ये V2 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किसमें मिलेगा आपको? सेकंड जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम किसमें मिलेगा? मिलीलीटर में मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर सारा कंसेप्ट मिलीलीटर में चलता है। ठीक है, यहां पर आपको लीटर करने की जरूरत नहीं है। चलो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। V2 कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 20 अपॉन 0.01। इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 20 अपॉन 10 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल। ये कितना बचा आपके पास? 2 2 4। वेट, ये शायद कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम। हाँ सही है, 400 ml सही है। कितना आ जाएगा? 400 ml आएगा। क्या आया? 400 ml। ये फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया है। क्या आया है? इस फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे ये पूछा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमने ऐड किया वो पूछा हमसे। तो वाटर कितना ऐड किया बताओ? वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ? डेल्टा V क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 होगा ना।
सही है। ये जो वॉल्यूम आया ये तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया है और हमसे तो ये पूछा कि कितना वाटर ने ऐड किया है, तो फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम अगर मैं लेस करूंगा तो अभी तो मुझे पता चलेगा कि कितना वॉल्यूम मैंने वाटर का ऐड किया है। तो कितना हो जाएगा ये 400 माइनस 20, तो आंसर आ जाएगा 380 ml आपने वाटर ऑफ अमाउंट वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने क्या किया है, ऐड किया है। समझ में आता है कंसेप्ट? तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार वापस रिवाइज करते हैं। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर मैंने ऐड किया कि मेरा 0.2 मोलरिटी का एचसीएल सॉल्यूशन 0.01 मोलरिटी का हो गया। ठीक है, तो मैंने पहले डायग्राम बनाओ। ठीक है, पहले जो सॉल्यूशन है ए सॉल्यूशन, उसकी मोलरिटी कितनी है 0.2, इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका 20 ml। अब मुझसे ये पूछा कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम वाटर का ऐड करूं कि इसकी मोलरिटी 0.2 से कितनी हो जाए, 0.01 हो जाए। ठीक है, तो ठीक है एचसीएल जो बी सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी कितनी मान लो 0.01 और उसका वॉल्यूम आपको V2 पता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है V2 क्या होगा, V1 से तो ग्रेटर देन ही होगा, तभी तो आपने वाटर ऐड करने की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो मोल्स ऑफ सॉलिड दोनों साइड सेम है, तो फॉर्मूला लिखो M1V1 इक्वल टू M2V2। यहां से हमने क्या किया, V2 कैलकुलेट किया, V2 कितना है आपके पास 400 ml, मतलब कि फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना रहेगा 400 ml रहेगा। अगर फाइनल सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से मैं इनिशियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर लेस कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, वो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर पता चल जाएगा जो मैंने ऐड किया है, तो कितना आ जाएगा 380 ml आ जाएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए तो नोट कर लिया होगा आपने इसे, मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल टूवर्ड्स और सीखते हैं। चलिए तो अब समझिए न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं अभी आपको, ये जी 2012 में पूछा गया है एक बार। ठीक है, तो समझिए इस न्यूमेरिकल को। आपके पास है 29% वेट बाय वेट, 29% सॉरी 29.2% है, 29.2% वेट बाय वेट स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ HCl, जिसकी आपको डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर ml। फिर आपको बोला है द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन required to prepare 200 ml of 0.4 molar HCl सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट समझते हैं इस न्यूमेरिकल को, ध्यान से देखिए क्या बोला है यहां पर आपको। 29.2% वेट बाय वेट स्टॉक सॉल्यूशन आपके पास गिवन है HCl का। ठीक है, तो देखो आपको क्या गिवन है, आपको एक स्टॉक सॉल्यूशन गिवन है जिसका आपको वेट परसेंट गिवन है 29.2% वेट बाय वेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 29.2% वेट बाय वेट, इसका मतलब होता है कि 29.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज जब हमने पढ़ा था तब आपको मैंने सिखाया था इस टर्म को कैसे रीड किया जाता है। ठीक है, इसका टर्म का रीड करने का तरीका क्या रहेगा, 29.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ HCl सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से इसे रीड करते हैं। फिर आपको क्या बोला, इसकी डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। फिर आपको पूछा कि द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 0.4 मोलर HCl सॉल्यूशन, मतलब कि इस स्टॉक सॉल्यूशन के अंदर कितना वॉल्यूम होगा कि आपके पास एक नया HCl सॉल्यूशन फॉर्म होगा जिसकी मोलरिटी कितनी होगी 0.4 मोलर और वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा 200 ml।
मतलब कि इसके अंदर स्टॉक सॉल्यूशन के अंदर आप कितना अमाउंट वाटर का ऐड करोगे, कितना अमाउंट वाटर का ऐड करोगे कि आपका सॉल्यूशन कितना पहुंच जाए, 0.4 मोलर तक पहुंच जाए, जिसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 200 ml रहेगा। समझ आ रही बात? मतलब कि यहां पर अब आपको फाइनल मोलरिटी गिवन है, फाइनल वॉल्यूम गिवन है, और स्टार्टिंग जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसका क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्योंकि इसका जो भी वॉल्यूम होगा उसके अंदर आप क्या करोगे, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करोगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा। समझ में आ रही बात? सही है, ठीक है। चलो इस स्टॉक सॉल्यूशन के पहले मोलरिटी देखते हैं, मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बेटा, मोलरिटी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यहां पर हमें वेट पता है, ठीक है, सॉल्यूट का वेट पता है, वेट अपॉन मोलर मास करूंगा तो मुझे मोल्स मिल जाएंगे। फिर आगे बात वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो मुझे सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, उसका वॉल्यूम निकालूंगा। लेकिन मैं एक और नया फॉर्मूला यूज करता हूं, फॉर्मूला हमने पढ़ा था 10 dx अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको याद है तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि वेट बाय वेट परसेंट, एक्स का मतलब क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट होता है। जब आपके पास वेट बाय वेट परसेंट गिवन है, ठीक है, और डेंसिटी भी गिवन है सॉल्यूशन की, तो आप डायरेक्ट मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या हो जाएगा, 10 dx अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक्स क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पूरा बनाना सिखाया है, वो आप लास्ट लेक्चर में चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं आगे और देखो मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं, M1 इसकी मोलरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, 10 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.25 इंटू वेट बाय वेट परसेंट कितना गिवन है 29.2 गिवन है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है HCl, और HCl का मोलर मास कितना होता है 36.5 होता है। सही है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, M1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 इंटू, ये हो जाएगा 12.5 इंटू 292 अपॉन 365। चलो इसको यहां तक ही रहने दें, अब इसको आगे हम पुट करेंगे तब हम इसे सॉल्व करेंगे पूरा। ठीक है, तो मोलरिटी फर्स्ट जो स्टॉक सॉल्यूशन उसकी मोलरिटी कितनी आ गई, समथिंग दिस आ गई। क्लियर है, अब देखिए अब कैलकुलेट क्या करना है, हमें मोलरिटी पता चल गई है, इसकी इसकी मोलरिटी हमें पता चल गई, क्या कैलकुलेट करना है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो देखो स्टार्टिंग में बिफोर वाटर ऐड करने से पहले जितना मोल्स था यहां पर सॉलिड का, उतना वाटर ऐड करने के बाद उतना ही मोल्स होगा। तो दोनों साइड मोल्स ऑफ सॉलिड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, m1 क्या है, यहां से लिखो 12.5 इंटू 292 अपॉन 365 इंटू v1 आपको कैलकुलेट करना है, m2 कितना है 0.4, वॉल्यूम कितना है 200 ml। इसे सॉल्व कीजिए तो देखो वॉल्यूम हो जाएगा, यहां से ऊपर आ जाते हैं, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो यहां से इन सारी टर्म को, ये जो वैल्यू है आपकी, इस वैल्यू क्या करो, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 80 इंटू 365 अपॉन 292 इंटू 12.5। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, सिर्फ इसे सॉल्व करना है, इसे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पर जो वॉल्यूम आएगा वो कितना होगा, 8 ml होगा। कितना होगा, 8 ml होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन इस कितना है 8 ml है। ठीक है, मतलब कि 8 ml अगर इसका वॉल्यूम है, फिर इसके अंदर क्या कर रहे हो आप, इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हो, तो वो कितना जा रहा है 200 ml तक जा रहा है। कितनी मोलरिटी, 0.4 मोलरिटी तक जा रहा है। क्लियर होगी बात, कितना वाटर ऐड किया आपने, तो ऑब्वियसली बात है फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम माइनस कर दो, आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आपने ऐड किया है। हमसे यहां पर सिर्फ यही पूछा था कि स्टार्टिंग में यहां पर बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 0.4 मोलर HCl सॉल्यूशन। मतलब कि इस वॉल्यूम का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए स्टार्टिंग में आपके पास स्टॉक सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो इनिशियली 8 ml होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी बात, तो ये होगा आपका आंसर और ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। चलिए इस न्यूमेरिकल को नोट कीजिए और फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क में दे रहा हूं मोल फ्रैक्शन कांसेप्ट के ऊपर, उसे आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है कि उसकी वैल्यू क्या आती है। तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए नोट कर लिया होगा, तो देखो मैं होमवर्क लिख देता हूं आपके लिए।
चलिए, तो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ water that should be added in 16 gram methanol to make the mole fraction of methanol is 0.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 27 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 12 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 18 ग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 36 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसके ऊपर आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। क्या बोला यहां पर, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड इन 16 ग्राम ऑफ मेथेनॉल टू मेक द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इज 0.25। तो देखो, इसको मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमें क्या बोला है कि हमें वाटर की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और हमें क्या बोला है कि जिससे वाटर की क्वांटिटी कितनी हो, जिससे मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल कितना हो जाए, 0.25 हो जाए। सही है, तो देखो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल है, कितना है, 0.25 है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। बस आपके पास मोल फ्रैक्शन आ चुका है दोनों का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनके मोल्स यहां से मोल रेशियो कैलकुलेट करना है। मोल रेशियो कैलकुलेट करोगे, उसके थ्रू आप इजीली सॉल्व कर लोगे कि वाटर की क्वांटिटी आपको कितनी रिक्वायर्ड है। ये उसी कंसेप्ट पे बेस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहला जो न्यूमेरिकल करा, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे। और देखो स्टूडेंट, आज का लेक्चर थोड़ा ज्यादा लेंथी हो चुका है, तो यहीं पे इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। आज हमने क्या सीखा स्टूडेंट, हमने मोल फ्रैक्शन टर्म सीखा, फिर हमने पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन टर्म सीखी, उसके बाद हमने मोलरिटी की फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट की है, जहां पर हमने ये देखा कि डाइल्यूशन करने पर मोलरिटी पे क्या इफेक्ट होता है। आप जितना टाइम वाटर का डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो सॉल्यूशन के अंदर। अगर आप सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो तो उससे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो इंक्रीज होता है, लेकिन उससे मोलरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन एक और चीज बहुत अच्छी होती है यहां पर, कि यहां पर जब आप डाइल्यूशन करते हो, सॉरी, यहां पर जब आप डाइल्यूशन करते हो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो पहले थे वो भी क्या रहेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप लास्ट में रहेंगे। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिससे हमने एक फॉर्मूला बनाया m1v1 = m2v2। आई होप ये कंसेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम मोलरिटी जो एप्लीकेशन है उसकी नेक्स्ट टर्म कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।